आज हम एक विचार के जन्म की कहानी देखने वाले हैं। मतलब वो विचार कि हम भारतीय एक हैं। और ये विचार आया कहाँ से? हाँ, कि ये विचार 1857 के विद्रोह की राख से कैसे पैदा हुआ, कैसे इसने अलग अलग शक्लें ली, कभी प्रार्थना के रूप में, कभी विरोध के रूप में, और कैसे 1919 तक आते आते इसने एक ऐसी आग का रूप ले लिया जिसे बुझाना नामुमकिन था। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसी सफर पर ले जाते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की आज़ादी की लड़ाई की नींव कैसे रखी गई। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रवाद कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसी चीज नहीं थी। ये तो मतलब दशकों तक चले एक लंबे मंथन का नतीजा था। सही कहा। 1857 का विद्रोह, जिसे पहली आज़ादी की लड़ाई भी कहते हैं, भले ही कुचल दिया गया हो, लेकिन उसने एक काम जरूर किया। उसने पूरे भारत के लोगों को पहली बार एक साझा दुश्मन का एहसास कराया। हाँ। और इसी एहसास के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई, तो कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया, रानी विक्टोरिया की ये घोषणा हुई। कागजों पर तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, है ना? हाँ बिल्कुल। कहा गया कि भारतीयों के धर्म में कोई दखल नहीं होगा, सबके साथ बराबरी का व्यवहार होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो क्या उस समय लोगों को लगा कि चलो कंपनी के बुरे रात से छुटकारा मिला और अब कुछ अच्छा होगा? देखिए, उम्मीद तो जरूर जगी होगी। सोचिए, एक तरफ कंपनी का वो लालची और भ्रष्ट शासन था और दूसरी तरफ महारानी का सीधा राज, जिसमें जिम्मेदारी और न्याय का वादा था। लेकिन वो सिर्फ वादा ही था। ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू था। असल में ये सत्ता का केंद्रीकरण था। मतलब सारी पावर सीधे लंदन के हाथ में चली गई और रानी की घोषणा के जो वादे थे वो जमीन पर कभी पूरी तरह उतरे ही नहीं। अच्छा। भारतीयों को प्रशासन में, खासकर बड़े पदों पर, पहले की तरह ही दूर रखा गया। तो ये एक अजीब सी स्थिति थी। वादे बड़े बड़े थे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। और यहीं से उस असंतोष ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर राष्ट्रवाद का रूप लिया। बिल्कुल। तो यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर असंतोष था तो वो एक संगठित राष्ट्रवाद में कैसे बदला? हमारे स्रोत इसके पीछे कई कारण बताते हैं। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। हाँ, आर्थिक वजहों में वो दादा भाई नौरोजी की धन निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी का जिक्र बार बार आता है। ये सिर्फ एक किताबी बात थी या इसका आम लोगों पर कोई असर हुआ? नहीं, ये बिल्कुल किताबी बात नहीं थी। ये उस वक्त के लिए एक धमाके जैसा था। दादा भाई नौरोजी में पहली बार आंकड़ों और तथ्यों के साथ ये साबित किया कि भारत की गरीबी का कारण कोई अकाल या भगवान का श्राप नहीं, बल्कि ब्रिटिश नीतियां हैं। बिल्कुल। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि कैसे भारत में काम करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों की भारी भरकम सैलरी और पेंशन सीधे इंग्लैंड जा रही थी। अच्छा। या कैसे भारत के ही पैसे से ब्रिटिश सेना दुनिया के दूसरे कोनों में लड़ रही थी। लोगों को पहली बार समझ आया कि उनके गांव की गरीबी का कनेक्शन लंदन की अमीरी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। इसने अंग्रेजों के उस न्यायप्रिय शासन के भ्रम को तोड़कर रख दिया। मतलब ये सिर्फ शोषण नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिस्टम था जो भारत को लगातार खोखला कर रहा था। और राजनीतिक तौर पर भी भारतीयों को अलग थलग महसूस कराया जा रहा था। जैसे वो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा। हाँ, ICS होती तो भारत के लिए थी, लेकिन उसका सेंटर लंदन में था और उम्र इतनी कम रखी गई थी कि भारतीयों के लिए उसमें पास होना लगभग नामुमकिन था। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसा कानून आया। हाँ, जिसने भारतीय भाषाओं के अखबारों बड़े प्रतिबंध लगा दिए, जबकि अंग्रेजी अखबारों को पूरी छूट थी। ये खुला भेदभाव था। इस तरह की नीतियों ने पढ़े लिखे भारतीय मध्यम वर्ग को ये एहसास दिलाया कि चाहे वे कितने भी काबिल क्यों ना हो जाएं, अपने ही देश में उन्हें हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक ही समझा जाएगा। और ये गुस्सा और अपमान राष्ट्रवाद की आग में घी का काम कर रहा था। हाँ। ये दिलचस्प है कि आर्थिक और राजनीतिक वजहों ने लोगों में गुस्सा पैदा किया, लेकिन किसी भी बड़े आंदोलन के लिए सिर्फ गुस्सा काफी नहीं होता। एक आत्मसम्मान की भावना भी चाहिए होती है। बहुत जरूरी सवाल है। क्या उस दौर में समाज के अंदर भी कोई ऐसी हलचल हो रही थी जो इस आत्मसम्मान को जगा रही थी? हाँ, बिल्कुल हो रही थी। उस दौर में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन जैसे कई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे। अच्छा। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज की कुरीतियों जैसे सती प्रथा या छुआछूत पर तो हमला किया ही, साथ ही उन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत, वेद, उपनिषद और प्राचीन ज्ञान को
फिर से लोगों के सामने रखा। मतलब अपनी जड़ों की ओर लौटना। हाँ, उन्होंने लोगों को बताया कि हमारी संस्कृति किसी से कम नहीं है। इस आत्मसम्मान की भावना ने एक तरह से लोगों को मानसिक रूप से आजादी की लड़ाई के लिए तैयार किया। तो एक तरफ आर्थिक शोषण का गुस्सा, दूसरी तरफ राजनीतिक भेदभाव का अपमान और तीसरी तरफ सामाजिक सुधारों से जागा हुआ आत्मसम्मान। इन सभी भावनाओं को जोड़ने का काम किसने किया? इन्हें पूरे देश में फैलाया कैसे गया? प्रेस ने। हाँ, उस दौर के अखबार जैसे अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू, केसरी, ये सिर्फ खबरें नहीं छापते थे, ये विचार बनाते थे। ओपिनियन बनाते थे। हाँ, वे सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाते थे, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताते थे और देश के अलग अलग कोनों में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को एक दूसरे से जोड़ते थे। प्रेस उस उभरते हुए राष्ट्र का नर्वस सिस्टम बन गया था, जो हर हिस्से तक चेतना पहुंचा रहा था। एक मिनट, तो मतलब राष्ट्रवाद की आग को हवा देने वाली सबसे बड़ी चीज अंग्रेजों का अपना बनाया हुआ सिस्टम था। मेरा मतलब है आधुनिक शिक्षा। ये तो बड़ी आयरनी है ना, उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मार ली? ये वाकई एक दिलचस्प विरोधाभास है। देखिए, मैकाले की शिक्षा नीति का मकसद तो यही था कि अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों की एक ऐसी क्लास तैयार की जाए जो रंग और खून से तो भारतीय हो, लेकिन सोच और पसंद से अंग्रेज। उन्हें अपने प्रशासन के लिए सस्ते क्लर्क चाहिए थे। बिल्कुल। उन्होंने सोचा कि वे एक वफादार क्लास तैयार कर रहे हैं, लेकिन असल में वे अनजाने में अपने ही खिलाफ वैचारिक हथियार तैयार कर रहे थे। अच्छा। उन्होंने भारतीयों को मालिक की भाषा दी और भारतीयों ने उसी भाषा का इस्तेमाल करके स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र जैसे शब्द और विचार सीख लिए। तो इस नई पढ़ी लिखी पीढ़ी के पास विचार तो थे, गुस्सा भी था, लेकिन उसे जाहिर करने के लिए कोई एक राष्ट्रीय मंच नहीं था। क्या यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जरूरत महसूस हुई? बिल्कुल। बिखरे हुए विरोध को एक संगठित आवाज देने के लिए एक मंच की सख्त जरूरत थी, और इसका जवाब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में मिला। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। हाँ, इसके संस्थापक एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम थे और पहले अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये बात हमेशा थोड़ी अजीब लगती है। एक अंग्रेज अधिकारी क्यों चाहेगा कि भारतीय एकजुट होकर अपने अधिकारों की मांग करें? क्या ये कोई चाल थी? इस पर इतिहासकारों में आज भी बहस है। एक थ्योरी है सेफ्टी वॉल्व की। सेफ्टी वॉल्व? हाँ, इसके मुताबिक ह्यूम और ब्रिटिश सरकार को डर था कि 1857 जैसा कोई और बड़ा विद्रोह हो सकता है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाया, ताकि पढ़े लिखे भारतीयों का गुस्सा शांतिपूर्ण याचिकाओं और बहसों के जरिए बाहर निकल जाए और कोई हिंसक विस्फोट ना हो। अच्छा, मतलब गुस्से को एक चैनल देने के लिए। हाँ, चाहे मंशा जो भी रही हो, कांग्रेस जल्द ही भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा मंच बन गई। तो कांग्रेस बन गई, लेकिन उसके काम करने का तरीका क्या था? हम सुनते हैं नरमपंथी और उग्रपंथी युग के बारे में। जी। पहले बात करते हैं नरमपंथियों की, जो 1885 से 1905 तक हावी रहे। जी। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे बड़े नाम इससे जुड़े थे। उनकी रणनीति को 3P प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट कहा जाता है। यानी प्रार्थना, याचिका और अपील। हाँ, लेकिन क्या सिर्फ चिट्ठियां लिखने और गुजारिश करने से कुछ हासिल हो रहा था? लोगों में बेचैनी नहीं बढ़ रही थी? आपकी बात सही है, लोगों में बेचैनी तो थी, लेकिन नरमपंथियों के योगदान को कम नहीं आंकना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी राजनीतिक चेतना फैलाना। उन्होंने धन निकासी जैसे मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया और पहली बार भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की मांग को एक सैद्धांतिक आधार दिया। उन्होंने भविष्य के नेताओं की एक पूरी पीढ़ी को प्रशिक्षित किया। लेकिन उनकी सीमाएं भी थीं। हाँ, दो बड़ी सीमाएं थीं। एक, वे आम जनता से नहीं जुड़ पाए। उनका आंदोलन शहरों के पढ़े लिखे अभिजात वर्ग तक ही सीमित था। दूसरा, उन्हें ब्रिटिश न्याय प्रणाली पर बहुत ज्यादा भरोसा था, जो बार बार टूटता था। तो एक तरह से वे नींव तो रख रहे थे, लेकिन इमारत नहीं बना पा रहे थे, और शायद जनता अब नींव से ज्यादा छत की मांग कर रही थी। यहीं से गरम दल या उग्रपंथियों की एंट्री होती है ना? बिल्कुल। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। आधिकारिक तौर पर तो कहा गया कि ये प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लेकिन असली मकसद तो कुछ और था। असली मकसद हिंदू और मुसलमानों को बांटना और राष्ट्रवाद के बढ़ते गढ़ बंगाल को कमजोर करना था। ये फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण था। इस एक घटना ने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी
और नरमपंथियों के तरीकों पर से लोगों का भरोसा उठ गया। और इसी गुस्से की लहर पर सवार होकर उभरे लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनके तरीके नरमपंथियों से एकदम अलग थे। जमीन आसमान का फर्क था। ये विचारधारा में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब अधिकारों के लिए अपील नहीं बल्कि मांग की जा रही थी। बाल गंगाधर तिलक का वो प्रसिद्ध नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बिल्कुल यही उस बदलाव का प्रतीक था। उग्रपंथियों ने स्वदेशी और बहिष्कार का नारा दिया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी, विदेशी सामानों का बहिष्कार हुआ और राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की गई। तो पहली बार आंदोलन सड़कों पर उतरा। हाँ, और इसमें आम जनता, छात्र और महिलाएं भी बड़े पैमाने पर शामिल हुईं। ये एक असली जन आंदोलन की शुरुआत थी। लेकिन क्या ये तरीका व्यावहारिक था? मतलब क्या भारतीय उद्योग उस समय इतने विकसित थे कि वे विदेशी सामानों की जगह ले सकें, या ये सिर्फ एक भावनात्मक आंदोलन बनकर रह गया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आर्थिक रूप से देखें तो भारतीय उद्योग तुरंत विदेशी सामानों की जगह नहीं ले सकते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस आंदोलन का मकसद सिर्फ आर्थिक नहीं था, ये राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक ज्यादा था। अच्छा। ये अंग्रेजों की आर्थिक जड़ों पर चोट करने का एक तरीका था और भारतीयों में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना जगाने का भी। इसने लोगों को सिखाया कि वे एकजुट होकर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। तो इसकी सफलता आर्थिक आंकड़ों में नहीं थी? नहीं, इसकी सफलता इस बात में थी कि इसने संघर्ष को जनता का संघर्ष बना दिया। तो आंदोलन अब ज्यादा आक्रामक और ज्यादा व्यापक हो रहा था। अगला बड़ा मील का पत्थर था 1916 का होम रूल आंदोलन। इसका नेतृत्व तिलक और एक आयरिश महिला एनी बेसेंट ने किया। जी। अब मांग सिर्फ सुधारों की नहीं बल्कि स्वशासन यानी होम रूल की होने लगी थी। ये स्वराज की मांग को एक ठोस रूप देने जैसा था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। सूरत में कांग्रेस के विभाजन और कई नेताओं की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ गया था। होम रूल आंदोलन ने उसमें एक नई जान फूंकी। इसने स्वशासन के विचार को घर घर तक पहुंचा दिया। और इसी दौरान पहला विश्व युद्ध भी चल रहा था। हाँ, 1914 से 1918 तक भारतीय नेताओं ने गांधी जी समेत इस उम्मीद में ब्रिटिश सरकार का युद्ध में भरपूर सहयोग किया कि इस वफादारी के बदले युद्ध खत्म होने पर भारत को स्वशासन मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये तो उस उम्मीद पर पानी फेरने जैसा था। बिल्कुल। युद्ध के बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए, जिनसे भारी निराशा हुई। तो क्या ये वो पल था जब ब्रिटिश सरकार पर रहा सहा भरोसा भी पूरी तरह टूट गया? हाँ, कह सकते हैं। उन सुधारों में स्वशासन के नाम पर जो दिया गया वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। प्रांतों में कुछ अधिकार तो दिए गए, लेकिन असली सत्ता अभी भी अंग्रेजों के हाथ में ही थी। इस धोखे ने यह साफ कर दिया कि ब्रिटिश सरकार आसानी से सत्ता छोड़ने वाली नहीं है। और रही सही कसर 1919 में ही आए रॉलेट एक्ट ने पूरी कर दी। वो काला कानून जिसने सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने का अधिकार दे दिया। इस निराशा और गुस्से के माहौल ने ही भारतीय राजनीति में गांधी युग के आगमन की जमीन तैयार की। तो अगर हम इस पूरे दौर को समेटें, 1858 से 1919 तक का ये सफर बिखरे हुए विरोध से शुरू होकर एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन तक पहुंचा। हमने देखा कि कैसे आर्थिक शोषण, राजनीतिक भेदभाव, आधुनिक शिक्षा और प्रेस ने मिलकर राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। और फिर कांग्रेस के मंच ने से एक दिशा दी। हाँ, और नरमपंथियों और उग्रपंथियों ने अपने अपने तरीकों से इसे आगे बढ़ाया और अंत में ब्रिटिश सरकार के धोखे ने इस आग को और भड़का दिया। सही कहा। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये काल भारत की राष्ट्रवाद की आधारशिला था। हाँ। इसने वो नेता, वो संगठन, वो विचार और वो जनचेतना पैदा की जिसके बिना गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाले असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, हाँ, उन बड़े जन आंदोलनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये वो दौर था जब भारत ने टुकड़ों में नहीं बल्कि एक राष्ट्र के रूप में सोचना, बोलना और लड़ना सीखा। हमारी स्रोतों से ये बात बार बार सामने आई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम थे। ये सोचने वाली बात है और इतिहास में आज भी इस पर बहस जारी है कि एक अंग्रेज अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक मंच देने की पहल क्यों की होगी। क्या ये सच में भारतीयों की मदद करने का एक नेक प्रयास था या फिर 1857 जैसे एक और बड़े विद्रोह के गुस्से को बाहर निकालने के लिए बनाया गया एक सेफ्टी वॉल्व था?
ताकि भविष्य में कोई बड़ा विस्फोट ना हो।